नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से एडवोकेट हैं अजय अविनाशी जी और एक समाज सेवक भी जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की घटना के बारे में। सबसे पहले स्वागत है अजय जी आपका। धन्यवाद जी। सर, उत्तराखंड में जो घटना हुई हल्द्वानी के अंदर, सर इसको लेके आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके तो 4-5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है पॉलिटिशियंस जो इन लोगों को अतिक्रमण करने देते हैं और इनको बसवाते हैं। दूसरा कारण है कि जो भी वहाँ की अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे एमसीडी दिल्ली में है, वहाँ पे जो भी एमसीडी उन जो हैं, वो सब एक मुख्य कारण बन जाती हैं। जब ये अतिक्रमण कर रहे होते हैं, इन्हें करने दिया क्यों जाता है? क्यों पॉलिटिकल इनको माइलेज मिलती है? और कुछ हद तक जो है पुलिस भी उसके लिए ज़िम्मेवार है, क्योंकि वो भी देखती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है कि इस तरह के अनऑथराइज्ड या इल्लीगल इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, इनको क्यों ना रोका जाए। और कुछ हद तक हमारी न्यायपालिका भी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब अतिक्रमण को तोड़ने दिया जाता है तो इमीडिएटली स्टे मिल जाता है इनको। किस लिए चीज़ के लिए स्टे मिलता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और चौथा, जिस तरह की अब ये मतलब जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये किस तरह की पॉलिसी है भाई? जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इसका मतलब इनको तो आप शय दे रहे हो, झुग्गियां बनाने के लिए इनको आप मौका दे रहे हो कि आप झुग्गी बना लो और फिर झुग्गी को जो है मकान मिले उसे किराए पे दो और एक और झुग्गी बना लो। ये इस तरह की कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो एक तरह से इनलीगल इंक्रोचमेंट को खड़ा करती हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप इनमें से देख लीजिए, रोहिंग्या मुसलमान मिलेंगे, बांग्लादेशी मुसलमान मिलेंगे, वहां से आ कहां से रहे हैं? और फिर उसके बाद उनके आधार कार्ड बन जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम भी तो जिम्मेवार है ना, कि इनके आधार कार्ड, इनके पैन कार्ड हिंदुस्तान में बनते कैसे हैं? अपनी पॉपुलेशन तो हमसे संभाली नहीं जा रही और हमारी दूसरी पॉपुलेशन भी आके बसती है और वो दंगाई है। आप एक चीज और देखिए, एक ही समुदाय के लोग जहां इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे हल्द्वानी हो, जहां पे इन लोगों की मेजोरिटी होती है वहीं दंगा फसाद, वहीं पत्थरबाजी शुरू होती है। बाकी जगह शांति से रहते क्यों नहीं है ये लोग? और जो ये घटना हुई इसका जिम्मेदार कैसे मानते हैं सर? मैंने आपको बताया ना, 5 मुख्य कारण हैं। पॉलिटिशियंस तो हैं ही हैं, लेकिन अब क्योंकि अब बीजेपी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आने से थोड़ा इनके जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो इनको थोड़ा सा दिक्कत आती है। और मुझे तो कुछ हद तक ये लगता है कि ये जो यूसीसी लागू हो रही है उत्तरांचल में, जिस तरह के असेंबली के अंदर वो पास हो गई है और गवर्नर पे अब उसको जाने वाली है, ये उसको भी एक दबाव बनाने के लिए कि हम इस तरह का दंगा कर सकते हैं, हम दंगाई हैं, हम जहां इकट्ठे हो जाते हैं हम यही काम करते हैं। मुझे बताइए, पत्थर कहां से आ गए? बिल्कुल। इतना हर बार दिल्ली के अंदर भी यही था, पत्थर, पेट्रोल, बम, असला, ये तो यहां तक सुनने में आया, जो भी न्यूज में देखा जा रहा है, कट्टों से गोलियां तक चलाई गई वहां पे। तो इसका मतलब सुनियोजित था, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इंटेलिजेंस का भी फेलियर रहा है, क्योंकि वो तो एक अतिक्रमण हटाने का एक यूजुअल प्रैक्टिस है, तो उसी तरह अतिक्रमण हटा रहे थे और इमीडिएटली पुलिस थाने के अंदर पूरे के पूरे भीड़ इकट्ठी होकर आ गई, आगजनी। अब तो मेरे हिसाब से प्रशासन को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जहां जहां इनका अतिक्रमण है, सबसे पहले इन दंगाइयों का, इन क्रिमिनल्स का, उसे सबसे पहले अवैध रूप से तोड़ना चाहिए। जो योगी मॉडल है, वो योगी मॉडल ही इस देश में कामयाब हो सकता है, दूसरा कोई मॉडल कामयाब नहीं हो सकता। तो ये पहले से प्लानिंग थी सब चीज के साथ जो हुआ? साफ साफ नजर आ रहा है। नहीं तो आप अपने घर में इतना पत्थर कहां से रखोगे? आप पेट्रोल पंप क्यों रखोगे? कट्टे कहां से आ रहे हैं? कहां से गोलियां चल रही हैं? और चारों तरफ से घेर के जैसे प्लानिंग करके किया गया हो, ये किया गया इनके सारे के सारे। और आज आप ये देख लेना, सारे मकान अवैध होंगे। मैंने हल्द्वानी का पहले तो रेलवे बोर्ड की जमीन थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया कि इनको पहले ऑल्टरनेटिव जगह दे दी जाए। भाई बात ये नहीं, ऑल्टरनेटिव कब से वो केस चल रहा है, कितने सालों बाद जाके हाई कोर्ट ने किया है। ये थोड़ी कि वो आज के बसे हुए हैं, अथॉरिटीज ने तो पहले ही केस कर दिए थे। अब न्यायपालिका में ढील हो तो इसके अंदर उनका क्या कसूर है? यहाँ पे भाई न्यायपालिका ने जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए उनको खाली करना है, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे दे दिया कि इतने सारे लोग कैसे निकले। ये एक दिन में थोड़ी बस रहे हैं। ये तो जब हाई कोर्ट के अंदर मामला निलंबित था, अथॉरिटीज कुछ कर नहीं सकती थी, तो जब वो तोड़ने की बारी आई आप लोगों ने स्टे दे दिया वहां पे। और उनके हौसले इन चीजों से बहुत बुलंद होते हैं। जैसे अभी जो हल्द्वानी में जो घटना हुई, क्या इसी तरह जो नगर निगम जो अभियान चलाया जा रहा था, क्या इस तरह पूरे देश में इस तरह से चलेगा सर? मैं चलना चाहिए, गलत क्या है? आप ये मुझे बताइए, इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट कहीं से भी हो हटनी चाहिए। आप देखिए, जहां आज आप केजरीवाल को देख लो, झुग्गियां बसाने लग गए। कैलकाटा देख लो, झुग्गी का गढ़ बनता जा रहा है। हल्द्वानी झुग्गियों का गढ़ बनता जा रहा है। और किन की झुग्गियां? जो हमारे यहाँ के नागरिक ही नहीं है, जो बांग्लादेश से और यहाँ से अवैध रूप से आए हैं, उन लोगों की झुग्गियां बनती जा रही हैं यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि उन लोगों की झुग्गियां बन रही हैं जो अवैध रूप से यहाँ पे आके रह रहे हैं। उनका अतिक्रमण हटाना, इलीगल इंक्रोचमेंट हटाना, ये बहुत जरूरी है। और कुछ हद तक ये जिम्मेवारी हम लोगों की भी है। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हर तरह का इनकम टैक्स, टीडीएस भी देंगे हम लोग, वैट भी देंगे हम लोग, जीएसटी भी देंगे। तो वो उनको सबको, टैक्स पेयर को ये सोचना होगा कि इस तरह के लोग, अगर अवैध लोग यहाँ पे आते रहे और इस तरह के इलीगल इंक्रोचमेंट करते रहे, तो जो टैक्स पेयर्स है, जो हमारे लोगों का पैसा है, वो कहाँ जा रहा है? वो तो वेस्ट हो रहा है। सर एक सवाल और आपसे मेरा है, जैसे अभी यूपी के जो किसान अभी दिल्ली में आगमन हुए हैं, कहीं ना कहीं संसद, और जो रोड इतने जो ब्लॉकेज थे कल,
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनकी मांगे किसानों की? मांगे कुछ भी रही हो, मांगे जायज़ हों नाजायज़ हों, वो बाद में देखने वाली बात है। पहली चीज़ ये है कि किसी को भी ट्रैफिक जाम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे किसान हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। ये तो एक नया तरह का आप ट्रेंड बना रहे हो कि अगर इनके पास वोट बैंक है, भीड़ है, तो भीड़ लाके जाम कर देंगे। ये तो किसी दिन आके किसी स्टेट का भी घेराव कर सकते हैं। फिर आप क्या करोगे उसके अंदर? ये तो कहा, मैं तो तब भी इसके खिलाफ बोला था जब मोदी जी ने किसान का वो वापस लिया था, अपना कानून वापस लिया, और इतने दिनों तक 2 साल तक वहां रोड जामती रही, साल भर तक। उसके मैं तब भी खिलाफ था और आज भी मैं इसके खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि कल मैं नोएडा में ही था, हम इतना बुरी तरह फंसे रहे वहां पे कि वहां पे इतनी बुरी हालत हो गई थी कि निकलना मुश्किल हो रखा था वहां से। आप सोचिए कि आपने एक आंदोलन किया सिर्फ इसीलिए किया, दिखाने के लिए कि जाम लगेगा, लेगा, सरकार में प्रेशर आएगा। और अगर सरकार प्रेशर में काम करती है, ये तो बहुत गलत बात है। सरकार को कभी किसी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। तो 2024 में सर क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या मैं प्लान? 2024 तो खैर मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत दूर दूर से दिखाई दे रहा है, और केवल पूर्ण बहुमत ही नहीं, लेकिन हाँ, 400 पार होना चाहिए। तो नारा जो चल रहा था 400 पार का, क्या लगता है 400 हो जाएंगे इस बार? मेरे को तो पूरी उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि 400 पार होगा। और दिल्ली की सीटों को लेकर बात करें सर, क्या लगता है कुछ इस बार कैंडिडेट चेंज होंगे 7 सीटों अब में? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कैंडिडेट मेरे को चेंज हो भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का एटमॉस्फेयर बीजेपी में, और जब से मोदी जी और अमित शाह जी और जो ये टीम आई है, इन्होंने एक चीज़ दिखा दी है कि वर्कर की वैल्यू है। कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। राजस्थान का आपने देखा ही है सर। राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि कोई भी आदमी, नया आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और आज तक मैं जितने ही देख रहा हूँ, ज़्यादातर नए आदमी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा संदेश है वर्कर्स के लिए भी। ये एक बहुत अच्छी पहल है जो अमित शाह जी और ये मोदी जी की तरफ से होती आ रही है। और कुछ तो कहना चाहेंगे लास्ट में? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारों को बहुत सख्ती से ये जितने भी दंगाई हैं इनसे निपटना चाहिए, और योगी मॉडल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में देरी नहीं, कि जैसे मैंने देखा कि नूह के अंदर खट्टर साहब ने इतनी देरी कर दी थी, वो देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दंगाइयों को सबक तभी मिलता है कि जब उनको ये पता लग जाता है कि अगर कोई गलती करी तो मेरा पूरा घर का घर अतिक्रमण से उखाड़ दिया जाएगा, मैं पूरी तरह सड़क पे आ जाऊंगा, मैं बंद भी होऊंगा, और मेरी जमानत भी नहीं होगी। ये सख्ताई बहुत जरूरी है। तो पूरे देश में होना चाहिए इस तरह से? पूरे देश में होनी चाहिए। पर दिक्कत ये है ना कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो तो ठीक है, बाकी तो तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब उस तुष्टीकरण का इलाज नहीं होता ना कोई। वो तुष्टीकरण जब तक वो रहेंगे, आप देख लीजिए कर्नाटका में जैसे ही बीजेपी हटी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए थे। तो इस तरह की तुष्टीकरण, और सरकारें वहां ढीली हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहती। वहां तो सनातन के खिलाफ बोल लो, जहां जहां बीजेपी के खिलाफ सरकार आती है, पता नहीं वो सनातन विरोधी भी क्यों हो जाती है, और वो सनातन विरोध में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने खड़गे जी के बेटे देखे थे वहां बोलते हुए, और दूसरे लोगों को देखते रहे। वो आपका चेन्नई में वो जो तमिलनाडु में करुणानिधि का पोता है, वो किस तरह की भाषा सनातन के लिए बोल रहा था। तो ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें इनको भुगतनी पड़ेंगी। ये 2024 का इलेक्शन इनको अच्छे से सबक सिखा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट अजय अविनाशी जी आपका। तो ये हमारी सीधी बात एडवोकेट अजय अविनाशी जी थे, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।